हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आईएएस में। आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 13 को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की बेहतर समझ हेतु आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उम्मीद है आपको यह क्लास बेहद पसंद आएगी। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13। दोस्तों, मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि आर्टिकल 13 एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको इसको बेहतर तरीके से समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम 4 खंड को पढ़ते हैं, यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 4 खंड आते हैं। वो खंड क्या हैं? आर्टिकल अनुच्छेद 13 खंड 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 3 को एक साथ पढ़ेंगे। इनको क्या एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 है उसको पढ़ेंगे एक साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 4 को एक साथ पढ़ेंगे तो इससे हमें हमारे संविधान की एक बेहतर समझ विकसित होगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1। देखिए, इसका संबंध जो है ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासन से है। ब्रिटिश किससे है? ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश एक उपनिवेश देश था। किसका? ब्रिटिश का, ब्रिटिशर का क्या था? उपनिवेश था हमारा देश। तो हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो ब्रिटिश कानून थे उनमें क्या था? उनमें तानाशाही मौजूद थी। ठीक है, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू हुए, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि एक उपनिवेश देश में भला फंडामेंटल राइट्स कैसे होगा? क्योंकि औपनिवेशिक शक्ति जो है किसी उपनिवेश को अपना गुलाम बना के रखती है, उसमें नागरिकों को अधिकार नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे संविधान को लागू कब हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो इस दिन से क्या हुआ? इस दिन से हमारे फंडामेंटल राइट्स भी नागरिकों को प्राप्त हुए। तो इसमें जो ब्रिटिश पूर्व कानून थे उसमें जो तानाशाही भरा, जो जितना परसेंट तानाशाही था कानूनों में, उसको आर्टिकल 13 के द्वारा रिमूव किया गया। ठीक है, हमें इसलिए अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में मूल संविधान में क्या लिखा गया है और इससे एक प्रिंसिपल निकलता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोला जाता है। इसको हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13 खंड 1। 13 खंड 1। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? यह किससे संबंधित है? ब्रिटिश कानून से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व के कानून, पूर्व कानून, ठीक है, ये कानून हमारे यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, तो जिस सीमा तक ये जो कानून है हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगी,
उस सीमा तक उसको क्या किया जाएगा, शून्य माना जाएगा, शून्य। उस सीमा तक जो कानून है उसको अप्रभावी माना जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये कहा गया है मूल संविधान में। किसमें? मूल संविधान में। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व के जो कानून है, ये कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे उस सीमा तक उस कानून को, जो ब्रिटिश शासन के दौरान कानून थे, उनको शून्य माना जाएगा, यानी उनका प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, ये कहा गया है मूल संविधान में। लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से एक निकलता है प्रिंसिपल। क्या निकलता है? प्रिंसिपल निकलता है, जिसको कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। अब हमें इस आच्छादन के सिद्धांत को समझना है। यह आच्छादन का सिद्धांत क्या है, इसको हमने समझना है। क्या है आच्छादन का सिद्धांत? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी आच्छादन का सिद्धांत अर्थात ग्रहण का सिद्धांत। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, वैसे ही एक ग्रहण ये यहां पर माना गया है कि आच्छादन का सिद्धांत। इस आच्छादन के सिद्धांत को हमें अब समझना है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो संविधान लागू होने से पहले के जो कानून है, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पूर्व के कानून या विधि, ठीक है, ये कानून यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो जिस सीमा तक यह हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे, उस सीमा तक इस कानून को, इस लॉज को हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या कर देंगे, इस कानून को हमारे फंडामेंटल राइट्स ढक लेंगे, क्या आच्छादित कर लेंगे, आच्छादित कर लेंगे। और जो ये कानून है ये रद्द नहीं माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को और समझें। इससे एक सिद्धांत ये निकला कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व के जो कानून है, यानी ब्रिटिश कानून है, यदि वह हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं, तो जिस सीमा तक, जितना मतलब जितनी मात्रा इनकी कानूनों की हमारे फंडामेंटल राइट्स से उल्लंघन करते हैं, उस सीमा तक क्या होगा, हमारे फंडामेंटल राइट उसे क्या कर देंगे, ढक लेंगे, आच्छादित कर लेंगे। यदि भविष्य में इस फंडामेंटल राइट्स में कोई संविधान संशोधन होता है, अब संशोधन के द्वारा जो ये कानून उल्लंघन कर रहा था वह उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो ये जो पूर्व का कानून है यह क्या हो जाएगा, पुनः प्रभावी हो जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा, प्रभावी, पुनः प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश कानून भी अच्छे कानून थे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से ठीक से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे, उनको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा आच्छादित कर लिया गया। इसको ही क्या कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये कोई विधि है ये, ठीक है, कानून है जो संविधान पूर्व का कानून था। यदि इतना हिस्सा हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, तो ये हमारा सपोज करो फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। इतना हिस्सा इसका क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, तो जो ये हिस्सा है इसको क्या कर लेगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स ढक लेगा। क्या कर लेगा, ढक लेगा, यानी ओवरलैप कर लेगा ये।
इससे क्या होगा कि अब ये जो इतना शेष बचा कानून है, ये जो कानून है, ये कानून तो प्रभावी रहेगा, और ये हिस्सा जो हो गया इसका, जिसने ये फंडामेंटल राइट्स ने इसको ढक लिया या आच्छादित कर लिया, इतना हिस्सा जो है इसका क्या हो गया, अप्रभावी होगा। और भविष्य में यदि इस फंडामेंटल राइट्स में कोई उल्लंघन होता है, कोई संशोधन होता है, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन होता है, इस संशोधन के द्वारा जो ये फंडामेंटल राइट्स का ये वाला हिस्सा है, जो ये विधि का ये हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पुनः क्या हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, ये प्रभावी हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ये फिर से ये कानून, ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, अब प्रभावी हो गया। इसको कहेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। समझ गए होंगे। इस सिद्धांत से क्या फायदा हुआ, इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिश पूर्व कानून थे, वह कानून क्या जो उपयोगी थे उनको बचा लिया गया था, उपयोगी हिस्से को, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे थे या उन पर बाधा डाल रहे थे, उनको क्या कर दिया गया था, उसे अप्रभावी बना दिया गया था। ये इसका महत्व रहा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3, अनुच्छेद 13 खंड 3। 13 खंड 3 में हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, यह क्या करता है, ये जो ये खंड है यह विधि को परिभाषित करता है। क्या, विधि को परिभाषित। ठीक है, अनुच्छेद 13 खंड 3 का तात्पर्य यह है कि यह विधि को क्या करता है, परिभाषित करता है। अब विधि के अंतर्गत, जो भी विधि के अंतर्गत जिसको माना गया है वह है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। इसमें लिखा गया है कि विधि के अंतर्गत क्या आएगा, विधि के अंतर्गत आएगा विधायिका का कानून। क्या आएगा, विधायिका का कानून। एक तो ये आएगा विधि के अंतर्गत, और आएगा एक अध्यादेश। क्या, अध्यादेश। और क्या आएगा, आदेश, नियम। ठीक है, आदेश हो गए, नियम हो गए, और क्या हो गए, विनियम हो गए, विनियम हो गए, और हो गया आपकी अधिसूचना हो गई, और एक हो गया प्रथा। ठीक है, तो ये है विधि के अंतर्गत। हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 खंड 3 लिखता है कि विधि के अंतर्गत केवल विधायिका का कानून ही ना माना जाए, यानी संसद का कानून ही ना हो, बल्कि विधि के अंतर्गत हमें अधिसूचना को भी मानना होगा। प्रथा कोई चली आ रही प्रथा, उसे भी हम विधि मान सकते हैं, मानेंगे। जो विनियम है, नियम है, अध्यादेश हैं, आदेश हैं, जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा या किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं, वो भी क्या होंगे, विधि के अंतर्गत आएंगे। और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो नियम, अधिसूचना, विनियम आदि जारी किए जाते हैं, आदेश, वो भी क्या होंगे, विधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई प्रथा चली आ रही है और उस प्रथा का महत्व है, और उस प्रथा को भी हम विधि मानेंगे। ये कहा गया आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 इतना ही है। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4, जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद का खंड है। अनुच्छेद 13 खंड 2। 13 खंड 2 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसका संबंध ब्रिटिश कानून से ना होकर हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद के जो भी कानून है उन पर लागू होता है, उससे संबंधित है ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, यह है संविधान लागू होने के बाद के कानूनों से। 26 जनवरी 1950 के बाद के कानून। ठीक है,
इस पे लागू होता है ये, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद के जो भी कानून बनाए गए हैं उस पे लागू होता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। इसे पढ़ने से पहले हमें दो शब्द समझने होंगे। क्या? कानून और संविधान संशोधन। कानून क्या है, ब्रीफ में समझे अगर हम। कानून क्या है? संसद द्वारा बनाया जाता है, संसद द्वारा बनाया जाता है या संसद द्वारा निर्मित किया जाता है, जो एक साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से कोई बिल पारित किया जाता है, उसके बाद ये संसद के द्वारा क्या बनाया जाता है, इसको विधि का या कानून बनाया जाता है, विधि का रूप दिया जाता है। और संविधान संशोधन क्या होता है? ये भी संसद द्वारा ही निर्मित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साधारण बहुमत की बजाय क्या होगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, इसको हम कभी किसी और टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुमत के प्रकार को, ठीक है। तो ये अंतर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 13 खंड 2 में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। कौन? राज्य। राज्य हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 12 के अनुसार जो भी राज्य माना गया है, आर्टिकल 12 को आज एक बार पुनः देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो क्या करे, मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम या तो उनको कम करता है या उसको समाप्त ही कर देता है, उसको समाप्त ही कर देता है। और जिस सीमा तक ये कानून है जो राज्य बनाएगा, जो राज्य कानून बनाएगा, जिस सीमा तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करते हैं, उल्लंघन, उस सीमा तक क्या होगा, उल्लंघन की उस सीमा तक उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, अवैध माना जाएगा। क्या? अवैध, यानी वह कानून ही समाप्त हो जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा उस कानून को। यह कहा गया आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। एक बार पुनः समझें, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा, कानून शब्द को। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। यदि उसने कानून बना दिया गया है, बना भी लिया गया, तो जिस सीमा तक वह कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे, उस सीमा तक उस कानून को क्या, अवैध मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? अवैध मान लिया जाएगा उस कानून को, ठीक है। यहाँ पर केवल कानून के बारे में संबंध वो है, अर्थ है, यहाँ पर कानून शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान संशोधन के द्वारा यदि कोई कानून बनाया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए इसमें एक विवाद हुआ, क्योंकि कानून के लिए साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, कानून बनता है, लेकिन संविधान संशोधन में क्या, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो अभी हमने समझा, ठीक है। तो एक विवाद पैदा हुआ कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा यानी विशेष बहुमत से कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून पर भी यह लागू होगा। इससे निकलते हैं कुछ वाद निकले, यानी केस निकले, जो न्यायालय में चुनौती दिया गया है जिनको, जैसे शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस। इन केसों का महत्व क्या था, अब हम इसे समझेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या कहा गया कि इसमें कहा गया था, यदि कोई राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम करता है या उसको समाप्त करता है, तो वह कानून जिस सीमा तक हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन उसको कम करता है, उल्लंघन करता है या उसको समाप्त करता है, उस सीमा तक उस कानून को अवैध मान लिया जाएगा। लेकिन यह संविधान संशोधन के बारे में पूर्णता से नहीं बताता था, इसलिए
इसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा भी राज्य इसको कम या फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता है तो वह भी अवैध माना जाएगा या नहीं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि क्या सब मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसको समझना है हमने, क्या फंडामेंटल राइट्स संशोधनीय हैं या नहीं। ठीक है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमें पढ़ने होंगे वाद, कुछ केस आए थे। इसको चुनौती दी गई थी सबसे पहले शंकरी प्रसाद वाद में। कहा? शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। ठीक है, इस केस के बारे में हमने पढ़ना है। दूसरा केस था, दूसरी बार इसे चुनौती दी गई थी सज्जन सिंह केस में। सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस में इसे चुनौती दी गई थी। ये हुआ था 1965 में। 1965 में एक केस हुआ। इसके बाद फिर चुनौती दी गई थी गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस जो हुआ था 1967 में। ठीक है, अब समझें इसको कि जब ये संविधान संशोधन होंगे या फंडामेंटल राइट्स में नहीं, इसका ये विवाद बन चुका था। क्या संविधान संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त कर सकते हैं? तो इसमें जब शंकरी प्रसाद केस निकला 1951 में, इसमें कहा गया कि हाँ, इसमें कहा गया हाँ, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 1965 में फिर इसे चुनौती दी गई सज्जन सिंह केस में। इसमें भी बोला गया था यस, क्या कर सकते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स में उनको संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को कम या उसको समाप्त कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, इसमें संसद, जो संसद है, संसद की पावर बढ़ गई थी। ठीक है, पावर बढ़ गई थी। लेकिन गोलकनाथ केस में इसको चुनौती दी गई थी 1967 में। इसमें कहा गया था कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को संविधान संशोधन के द्वारा भी कम या समाप्त नहीं कर सकते, कम या समाप्त नहीं कर सकते। यहां पर क्या हुआ, यहां पर संसद जो था, संसद की पावर कम हो गई, संसद की पावर यहां पर कम हो गई। ठीक है, ये थे केस। अब जो ये गोलकनाथ केस है, इससे एक निकलता है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब हमें गोलकनाथ केस को ठीक से पढ़ना है। गोलकनाथ केस जो हुआ था 1967 में। गोलकनाथ केस में संसद की पावर कम हो गई थी। यहां पर एक इसका क्या निकला, इससे एक सिद्धांत निकला जिसको कहा गया अध्यारोहण, बहुसलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग अर्थात बहुसलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत है। बहुसलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत। ठीक है, बहुसलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत किससे निकला, गोलकनाथ केस से। इसमें क्या कहा गया, इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में जो ये निर्णय दिया गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकते, यह निर्णय
भविष्य में होगा, यानी 1967 के बाद के जो भी राज्य ऐसा कानून बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करती है, तो वह वहां पर लागू होगा, यानी वहां पर उस कानून को क्या माना जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व के जो कानून हैं, पूर्व में जो कानून बना दिए गए हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। वो बन गए तो बन गए, भविष्य में यानी बाद में यह लागू होगा। ये था भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत। अब भविष्यलक्षी अध्यारोहण के सिद्धांत के बाद जो गोलकनाथ केस में निकला, इसके बाद क्या हुआ, संसद की जो पावर थी वह कम हो गई। और उस समय 1967 के दौरान उस समय जो गवर्नमेंट थी उसके पास बहुमत था। बहुमत होने के चलते इंदिरा गांधी जी का उस समय शासनकाल था, इंदिरा गांधी जी का, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो उन्होंने एक संविधान में संशोधन कर दिया था। ठीक है, उनकी संसद ने क्या किया था, संविधान में संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में किया। ठीक है, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया। इसमें एक खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 13 खंड 4, जो पहले नहीं था मूल संविधान में, इसमें जोड़ा गया। 1971 में जब 24वां संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया। इसमें लिखा गया था, इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया था कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अर्थात जो इसमें संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा, इसका तात्पर्य है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत निकला था कि संविधान संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता भविष्य में 1967 के बाद। तो इन्होंने एक 24वां संविधान संशोधन किया। इसमें अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया। इसमें लिखा गया कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वह संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अर्थात संसद जो है, संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त कर सकती है, कम या समाप्त कर सकती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है। ठीक है, यह हुआ था आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ने के बाद। और इसको अब क्या हो गया, यहां पर पुनः संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त कर सकती है। ये कब आया, ये 24वां संविधान संशोधन किया जब संसद ने, तब। अब देखो, न्यायालय में फिर इसे चुनौती मिलती है, न्यायालय में इसको चुनौती मिलती है, जिसको बोला गया केशवानंद भारती केस में 1973 में इसको चुनौती मिली। अब इसमें क्या कहा गया, अब पढ़ेंगे हम केशवानंद भारती केस। 24वां संविधान संशोधन को जब न्यायालय में चुनौती दी गई, वह केस था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो कब हुआ, इसका निर्णय कब हुआ, 1973 में। इसमें कहा गया कि जो 24वां संविधान संशोधन है, 24वां, ठीक है, संशोधन जो बना, उसके निर्णय को इसमें क्या कहा गया, हाँ कर सकते हैं करके। इसमें कहा गया यह सही है कि संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त किया जा सकता है। यह भी आया केशवानंद भारती केस में, यह निर्णय लिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें केशवानंद भारती केस में एक न्यायालय ने क्या एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। यहां पर मूल ढांचे का
सिद्धांत। किसमें आया मूल ढांचे का सिद्धांत? केशवानंद भारती केस में। अब मूल ढांचे का सिद्धांत के अंतर्गत यह पूरी तरह से न्यायालय पर निर्भर करेगा कि किसको फंडामेंटल राइट्स का मूल ढांचा माना जाएगा। इसमें कहा गया यदि संविधान संशोधन के द्वारा कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन या उसको समाप्त करते हैं कौन? संसद। तो यदि उसका मूल ढांचा प्रभावित होता है तो उस जो विधि है, जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन को क्या रद्द मान लिया जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आ गया। ये पूरी तरह से न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह किसको बेसिक स्ट्रक्चर मानता है। ये था आर्टिकल 13। अब इसमें हम ये समझते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान प्रेजेंट टाइम में क्या संशोधन कर सकती है? इसमें 3 बातें मुख्य हैं। इसमें संविधान संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन कर सकती है। अब क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है। और किससे? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। अब फंडामेंटल राइट्स को कम या ज्यादा करने के लिए केवल अब विशेष बहुमत का ही प्रयोग किया जाएगा। जो साधारण बहुमत या जिससे कानून बनता था उसके द्वारा अब यहाँ पर संशोधन नहीं होगा, केवल विशेष बहुमत से ही संशोधन होगा, ये भी कहा गया है। और ये कहा गया है कि मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या? मूल ढांचा प्रभावित नहीं। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना होगा। वर्तमान की स्थिति यही है कि संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वह संशोधन होगा विशेष बहुमत से। और मूल ढांचे को, यदि मूल ढांचा प्रभावित होता है तो वह संविधान संशोधन भी क्या मान लिया जाएगा? अवैध मान लिया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यह था संविधान संशोधन और इससे जुड़े प्रावधान आर्टिकल 13 से जो संबंधित थे। अब आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।